हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रशासन में फेमिनिस्ट जो अप्रोच है, फेमिनिस्ट जो पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में समझेंगे। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव मतलब औरतों के प्रति दृष्टिकोण या औरतों के अधिकारों के प्रति दृष्टिकोण लोक प्रशासन में कैसा है या लोक प्रशासन उसको किस तरीके से देखता है ना। इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। और लोक प्रशासन का मतलब है यहाँ पे सरकार से संबंधित पॉलिसीज से और सरकार से संबंधित सरकार के लिए काम करने वाले व्यक्तियों के बीच में प्रशासन के अंदर औरतों की स्थिति क्या है ना, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, ये जो फेमिनिज्म है, ये जो पूरा कंसेप्ट है फेमिनिज्म का, इसकी एक अपनी एक अलग हिस्ट्री है ना। इसके अपने कई सारे फेजेस हैं, जिन फेजेस में ये आज इस रूप में है ना। उसको उस तक पहुंचने से पहले हम लोग लोक प्रशासन में थोड़ा सा फेमिनिज्म के बारे में समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है इंक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रेंडली पॉलिसीज इन गवर्नेंस। जैसे कि मैंने बताया, शासन में, सुशासन में वुमेन फ्रेंडली जो पॉलिसीज़ हैं उनको इंक्लूड करना। जैसे कि इसका अच्छा बहुत बढ़िया एग्जांपल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कई बार इसका एग्जांपल देती हूँ, है ना। औरतों को एक तरीके से एम्पावर करना। एम्पावर तब होंगी ना जब पहले दुनिया में आएंगी, है ना, आएंगी और एक तरह से जो जेंडर जो डिस्पैरिटी है वो ठीक होगी, राइट। उसके बाद पार्टिसिपेशन आ गई। उसके बाद उनका लोक प्रशासन के अंदर उनका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पार्टिसिपेशन मतलब कितनी ऑफिसर्स उसके में जा रही हैं, एक तो हम इस तरह से समझें, और एक ये इस तरीके से समझें कि जो उनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ बन रही हैं या जो समाज में पॉलिसीज़ बन रही हैं, उनसे रिलेटेड भी नहीं है लेकिन जो समाज में पॉलिसीज़ बन रही हैं उसमें उनकी सहभागिता कितनी और उनके बारे में कितना सोचा जा रहा है। जैसे शौचालय, है ना, ये जो स्कीम है, मतलब एक तरीके से हर घर के अंदर एक टॉयलेट होना चाहिए, ये भी एक तरीके से विमेन सेंट्रिक स्कीम है। साफ़ सफाई से तो रिलेटेड है ही, लेकिन इसके पीछे बहुत हद तक महिलाओं की शुचिता, उनके आत्मसम्मान और उनके गौरव को बनाने की चेष्टा सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से की गई। फिर है चेंज ऑफ एटीट्यूड टू द इशू ऑफ जेंडर इन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन के अंदर ये जो जेंडर है ना, जेंडर जो शब्द है, इसके प्रति चेंज, एक तरीके से सोच में परिवर्तन लाना कि ये जो काम है ये स्त्री का है और ये काम जो पुरुष का है। इस चीज़ में भेद ना हो, मतलब कोई भी काम कोई भी कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो लोक प्रशासन में प्रभावित करती हैं। क्या चीज़, जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से विमेन पॉलिसीज़, विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए जो पॉलिसीज़ बने उसमें इस तरीके का दृष्टिकोण हो, और इसी को बोला जाएगा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से इसकी शुरुआत हमने की है, राइट। इसको थोड़ा सा और समझते हैं, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को आया कैसे, ठीक है। देखिए 1991 में ऑसबॉर्न और गिबलर की एक पुस्तक आई थी, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, है ना। उसके माध्यम से एक नए तरीके के कंसेप्ट की स्थापना हुई, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की, नव लोक प्रबंधन। अब तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती थी, लेकिन लोक प्रशासन के अंदर अब प्रबंधन आ गया। प्रबंधन यहाँ पे इस तरीके का सरकार से मतलब है कि सरकार जो है वो एक तरीके से कैटालिटिक गवर्नमेंट बन जाए। उसमें 10 तरीके की सरकारों की बात की गई थी कि सरकार को इस तरीके से कार्य करना चाहिए, उसी में से एक है कैटालिटिक गवर्नमेंट। कैटालिटिक गवर्नमेंट का मतलब है कि सरकार जो है खुद सर्विसेज फैसिलिटेट ना करके, मतलब खुद सर्विस प्रोवाइड ना करके वो फैसिलिटेट कर रही, मतलब वो टेंडर निकाले, वो कॉन्ट्रैक्ट दे, खुद डिसीजन मेकिंग तक रहे, पॉलिसी मेकिंग तक रहे और बहुत सारी जो अलग चीज़ें हैं उन तक रहे, और वो जो है कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से लोगों के द्वारा ही सर्विस को प्रोवाइड करे, राइट। तो ये क्या है, मैनेजमेंट अप्रोच है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसी के तहत शुरुआत किससे हुई, जैसे मैंने छोटा सा एक डायग्राम के द्वारा इसको समझाने की चेष्टा करी है। दूसरा है इसमें री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट मतलब सरकार को दोबारा से खोजने की चेष्टा, एक कोशिश कि सरकार इस तरीके से भी कार्य कर सकती है। जैसे हो सकता है बहुत लोग इस चीज़ के खिलाफ हो और बहुत लोग इस चीज़ के पक्ष में हो। एयर इंडिया, है ना, एयर इंडिया वापस से टाटा जी के पास चला गया, राइट। अब बहुत लोग इसके फेवर में होंगे, बहुत लोग इसके अगेंस्ट में होंगे, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। सरकार का काम जो है बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम
जो है एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है जिसमें बिजनेस बहुत अच्छा हो सके, राइट। रेगुलेशंस कम हो, सही हो लेकिन कम हो, है ना। तो यही है, एयर इंडिया अगर सरकार के पास और उसमें लॉस हो रहा है, इससे अच्छा है कि वो किसी प्राइवेट एक एस्टेब्लिशमेंट के पास जाए और उसको वापस से उन्हीं ऊंचाइयों पे पहुंचाया जा सके, उसी तरीके की ऊंचाइयों पे जहाँ पे शायद और जो प्राइवेट जो विमान चालक जो कंपनियां हैं उनके हैं, राइट। तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। इसमें कोई आप वो मत समझिएगा मैं फेवर कर रही हूँ या अपोज कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अब जो रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट हो गया, अब इसमें क्या गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट के साथ में क्या होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम कर रहा है, अब देखिए यहाँ पे बात है, अगर ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग बात करेंगे तो उसमें आता क्या है, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट, नौकरशाही सरकार, इसको बोलेंगे वेबेरियन मॉडल। मैक्स वेबर ने इसको दिया था। यहाँ पे क्या बात होती है, पूरा का पूरा एम्फेसिस किस चीज़ पे होता है, पूरा का पूरा एम्फेसिस होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। इमोशंस की यहाँ पे कोई जगह नहीं होती है, न्यूट्रल रहना है, बिल्कुल इम्पर्सनल, राइट। इस तरीके से यहाँ पे सारी बातें होती हैं। लेकिन जो नई तरीके की सरकार है उसमें इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा ना। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1991 के बाद चीज़ें बहुत बदल गई दुनिया के अंदर, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन आ गया है ना, और एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट बन गई। तो इसमें क्या हुआ, इसमें इमोशंस लाने पड़ेंगे ना आपको। आप किसी भी जो गरीब या कोई भी आप योजना अच्छे से बना सकते हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से आप तभी कर सकते हो जब आप ये समझोगे कि ये उनके लिए किस तरीके से काम करेगी। इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यहीं से एक तरीके से आप समझ लिए इंक्लूजन ऑफ फेमिनिस्ट, यहीं से ही औरतों के प्रति जो एक दृष्टिकोण है प्रशासन के अंदर, उसमें बदलाव की शुरुआत आप यहाँ से कह सकते हो फॉर्मल तरीके से हो गई, राइट। अब एक ये जो है कि थिंकर हैं गेर्डा लर्नर, इन्होंने फेमिनिस्ट जो है कौन होते हैं उनके बारे में एक बड़ी सुंदर डेफिनेशन दी है। फेमिनिस्ट वो होते हैं जो इस एक ऐसे प्रकार के विचारों, है ना, या प्रथाओं में यकीन करते हैं, बिलीव इन दैट सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस, जो ये मानते हैं कि मैन एंड वीमेन मस्ट शेयर इक्वल इन द वर्क, मतलब काम जो है दोनों मिलकर करें, ठीक है ना। इन द प्रिविलेजेस, उसी प्रकार के प्रिविलेजेस भी दोनों को बराबर मिले। इन डिफाइनिंग एंड ड्रीमिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया आज हम जहाँ पे रह रहे हैं, ये दुनिया आगे चल के कैसी होगी, किस प्रकार की होगी, है ना। ये जो सपने हैं कि हम ऐसा बने और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये सिर्फ मात्र जो है पुरुषों का ही इस पर अधिकार नहीं है कि वही इसके लिए कुछ करें। बराबर मात्रा में विमेन की भी भागीदारी इसमें होनी चाहिए। जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, वो इसका बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। मिलकर सहभागिता से काम करना, राइट। अ फेमिनिस्ट अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर बड़ी सुंदर इन्होंने एक बात समझाई है। अ फेमिनिस्ट अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स कॉलिंग दो शेडेड बाउंड्रीज, वो शेडेड बाउंड्रीज इनटू क्वेश्चन, है ना, दैट डिफरेंशिएट कैपेबिलिटीज पोटेंशियल क्वालिटीज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। मतलब यहाँ पे उन बातों को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर जो लोक प्रशासन का है, इसमें उन बातों को क्वेश्चन करने की या समझने की कोशिश की गई है जहाँ पर जेंडर के आधार पर योग्यताओं में भेद किया जाता है बिटवीन मेल एंड फीमेल, राइट। और इसी के तहत सुशासन के अंदर किस तरीके से इसका इम्प्लीकेशन जाता है, इसको और गहराई से किस तरीके से समझा जा सकता है और उसका पॉलिसीज़ पे, गवर्नेंस पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, ये ही पूरा का पूरा ये जो पर्सपेक्टिव है इसमें इसी बात को बताने की कोशिश की गई है, राइट। अब ये जो जेंडर वर्ड है, जेंडर वर्ड जो है, जेंडर वर्ड से हम लोग क्या समझते हैं इसको देखते हैं एक बार। जेंडर वर्ड से देखिए होता क्या है, पावर रिलेशन इस्टेब्लिश होता है बिटवीन मैन एंड वुमेन। घर के, अगर समाज के अंदर आज भी देखिए स्थिति ये है, अगर समाज के अंदर गाँव में अगर हम देखें तो अगर प्रधान गाँव का एक पुरुष है ना, तो वो प्रधान मतलब एक उसकी एक अपनी पहचान या मतलब एक अलग उनका ओहदा माना जाएगा। लेकिन अगर एक स्त्री प्रधान है तो ऐसे बहुत कम जगह है जहाँ पे स्त्री जाके खुद अपना काम करती है। आज भी ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ पे प्रधान पति लिखा जाता है, औरत का मुंह घूंघट में या फिर औरत का मुंह एक तरीके से अलग, उनका जो आप कह लीजिए बुर्का या कुछ और चीज़ है ना उसमें है। और उसके बाद फिर ये कि भाई काम कौन देखेगा, काम जो है प्रधान अगर बन गई है, सीट स्त्री की आ गई है तो लड़ लिया भैया, चुनाव प्रचार कर दिया पुरुष ने, और उसके बाद जो है बन गई उनके नाम से, और काम कौन देखेगा, उनका पुत्र देखेगा या फिर उनका पति देखेगा,
राइट तो ये क्या है, ये है पावर रिलेशन। इस चीज़ को हमें बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है, सोच को अभी भी बहुत चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। देयर एक्सेस टू रिसोर्सेज, जो संसाधन है उसमें स्त्री को कहाँ तक वे संसाधन जो है उनको मिलते हैं, इस चीज़ को भी समझने की आवश्यकता है। ये जेंडर के द्वारा ही हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। और उसके साथ में डिसीजन मेकिंग, जैसे कि मैं भी बता रही हूँ, हालांकि बहुत कुछ चेंज हो चुका है लेकिन अभी भी समाज में जो सोच है उसको परिवर्तन करने की बहुत आवश्यक है, राइट। अब देखिए, ये तो होगी ये बात। अब इसके साथ में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि जो फेमिनिज्म है वो आज जिस रूप में है, जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो किस तरीके से आया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है, आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो इसकी बात हो रही है ना, और आगे चल के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और किस तरीके से काम करेगा, वो हम लोग इसके इस वाले पेज के बाद, इस लेक्चर के बाद उस चीज़ को मैं एक दूसरा एक वीडियो बनाऊंगी, डिटेल में हम लोग और उसमें समझेंगे। पहले हम लोग फेमिनिज्म जो है इसके अलग अलग कौन से थॉट प्रोसेस है और ये आज जिस रूप में है ये ऐसा कैसे हुआ है, ठीक है। तो फेमिनिज्म एक कंसेप्ट है, लेकिन ये आज जो इस रूप में है इसके पीछे कई सारे एक मल्टी फेसेटेड ग्रुपिंग है ऑफ आइडियाज़ एंड एक्शंस। जैसे कि लिबरल थॉट है इसका एक अलग, एक इसका मार्क्सिस्ट थॉट है, सोशलिस्ट, रेडिकल एंड पोस्ट मॉडर्न, ठीक है। जैसे हम इनको कुछ इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। लिबरल थॉट, फेमिनिज्म ये क्या है, लिबरल थॉट का फेमिनिज्म, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है ना, बिल्कुल 80-90s के आसपास, बिल्कुल शुरुआत की बातें हैं जहाँ से फेमिनिज्म ये जो कंसेप्ट है यहाँ से इसकी शुरुआत हुई, राइट। जैसे कि यहाँ पे बातें की गई, लिबरल है ये, लिबरल का मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्त्री और पुरुष में भेद की बात ज़्यादा नहीं की गई है ना। ये नहीं माना गया है कि पुरुष दुश्मन है या उस तरीके की बातें यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत है। तो यहाँ पे ये बात समझी गई कि हाँ, देयर आर अनइक्वल राइट्स बिटवीन मैन एंड वुमेन, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो स्त्री और पुरुष के लिए अलग हैं। एक बात और मैं बताती हूँ, यहाँ पे अभी जो सारी की सारी बातें हम पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी वेस्ट का कंसेप्ट है ये, ठीक है। वेस्ट में किस तरीके से वहाँ पे भेद था एक समय पे, उसके बारे में यहाँ पे बातें हैं ये, ठीक है। उसके बाद है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, इसके बारे में भी है, मतलब किस तरीके से जो लाभ है या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जैसे नौकरी की या बहुत सारी अलग अलग, वो किस तरीके से अलग मतलब स्त्री के लिए अलग है और पुरुष के लिए अलग है, और उनका एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जिससे कि बराबर मौके मिल सकें। चेंज, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन की बात नहीं है, लिबरल अप्रोच है। तो इसमें बात किस तरह से की गई है कि चेंज तो आए समाज के अंदर, लेकिन चेंज आए कैसे, लेजिस्लेशन के थ्रू चेंज आना चाहिए, रेगुलेशन के थ्रू चेंज आना चाहिए, मतलब विधायक विधायिका, है ना, और विधेयन के थ्रू, या फिर कोई ऐसे नियम कायदे कानून रेगुलेशन बने, नियामक कोई एजेंसी हो जिसके द्वारा ये जो पूरा का पूरा जो इनइक्वालिटी जो है उसमें चेंज हो सके, राइट। तो ये है बिल्कुल इनिशिएशन, शुरुआत। उसके बाद आता है रेडिकल रेडिकल जैसे नाम से समझ सकते हैं, यहाँ पे आके चीज़ें हो गई थोड़ी सी खतरनाक इन द सेंस कि यहाँ पे क्या ये हो गया रेवोल्यूशनरी फेमिनिज्म। रेवोल्यूशनरी फेमिनिज्म मतलब क्रांतिकारी। यहाँ पे औरतों ने अपने अधिकारों की बातें करी, लेकिन थोड़े से उग्र रूप में आके करी। इन्होंने रिजेक्ट एनी एसोसिएशन विद मैन, इन्होंने बोला कि हम बिल्कुल पुरुष और हम बराबर हैं और हम किसी भी प्रकार से, क्योंकि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये मैं वेस्ट की बातें कर रही हूँ, इंडिया में इस तरीके की चीज़ें कभी भी नहीं थी और ना इस टाइप से ऐसा कुछ हुआ है ना। हाँ, कुछ चीज़ें हुई हैं, वो एक अलग टॉपिक है बात करने का, है ना। लेकिन ये जो है ये पूरा का पूरा वेस्ट की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो स्त्री को शुरुआत से ही, हाँ, इस पर डिबेट की जा सकती है, बीच में बहुत सारी चीज़ें खराब हुई, लेकिन फिर भी एक देवी की जो संज्ञा है वो पूरी दुनिया के अंदर मात्र हमारी सनातन संस्कृति या आप कह लीजिए भारत के अंदर इस चीज़ ये हुई है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे तो स्त्री को हमेशा ही पूजनीय माना गया है। अभी आप वो मत लिखिएगा कि क्या नाम है, अभी ऐसा है या वो ऐसा है, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मैं थ्योरेटिकल सारी बातें कर रही हूँ, राइट। तो अब रिजेक्ट एनी एसोसिएशन विद मैन, इन्होंने बोला कि भाई ये जो इस पुरुषों के साथ किसी भी तरीके का जो संबंध है वो नहीं रखना चाहिए, ठीक है। मैन आर द मेन एनिमी, क्योंकि जो पुरुष है वो हमारा बिल्कुल मेन जो दुश्मन है, उसी की वजह से ही सारी की सारी ये गड़बड़ियाँ हैं और हमें जो हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं वो उन्हीं की वजह से नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। इस वजह से इस सिस्टम को हमें ओवरथ्रो कर देना चाहिए। मतलब ये जो पूरा का पूरा पैट्रियार्कल जो सिस्टम है ये खतरनाक है और इसको ओवरथ्रो कर दीजिए, ठीक है ना। स्टेट इज पैट्रियार्कल और इसी प्रकार से समाज तो है ही, राज्य भी पैट्रियार्कल है। सो दे रिफ्यूज इट्स इंटरवेंशन, स्टे अवे फ्रॉम मैन। यहाँ पे एक तरीके से आप ये कह लीजिए जो शुरुआत हुई है इस तरीके से कि किसी भी, जैसे ऊपर बात हुई है लिबरल में कि जो असमानताएं हैं उनको राज्य के द्वारा बनाए कानूनों से हल किया जा सकता है। यहाँ पे ये कहती है कि नहीं, क्योंकि राज्य खुद एक पितृसत्तात्मक सत्ता है तो उसका हस्तक्षेप किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है और
पुरुषों से बिल्कुल अलग ही रहना है। यहाँ पे देखिए ये तो बात हो गई रेडिकल की वजह से ही, रेडिकल की बात हो गई, लेकिन इसी की वजह से ही कुछ चीज़ें कुछ लोग फेवर करेंगे, बहुत सारे लोग अपोज करेंगे, जो भी है। ये जो अलग टाइप की चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं, जैसे बहुत सारी लेस्बियन चीज़ें हैं, ठीक है ना, विमेन का विमेन के प्रति आकर्षण, ये यहीं की देन है, यहीं से इस चीज़ की शुरुआत हुई है, वेस्ट की चीज़ें हैं सारी की सारी, राइट। अब देखिए उसके बाद क्या आता है, फिर आता है मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट, ठीक है। मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि कार्ल मार्क्स से किसी तरीके से प्रभावित होंगे, है ना। कार्ल मार्क्स से प्रभावित है, ये 1970s के आसपास का कंसेप्ट है, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या, ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, क्योंकि इन्होंने माना कि कैपिटलिज्म जो है इसकी वजह से जो खाइयाँ उत्पन्न हुई हैं, ठीक है, वो ही जड़ हैं पुरुष और स्त्री में भेद करने की। सोशल एंड इकोनॉमिक क्लास, जो सोशल कैपिटलिज्म की वजह से क्या हुआ, कैपिटलिज्म की वजह से पैसे की एक तरह से इम्पोर्टेंस बढ़ी है और उसकी वजह से पुरुष जो है समाज में आगे बढ़ा है, और पुरुष समाज में आगे बढ़ा है तो इस वजह से स्त्री पिछड़ गई है। ये है सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट थॉट, राइट। तो इसी वजह से जो है मेल डोमिनेंस जो है वो पड़ा है। फैमिली जो है मेंटेन पेट्रियार्कल एंड क्लास इनइक्वालिटी, और इसी का एक कारण ये भी है कि जो एक तरह से मान लीजिए कि जो परिवार ही है, परिवार भी जो है उसके अंदर पितृसत्ता जो है वो एक कारण है महिला को पीछे धकेलने का, और इसी वजह से क्लास में वर्ग जो संघर्ष है उसकी वजह से जो स्त्री है वो पीछे रह गई। वर्ग संघर्ष भी एक कारण है स्त्री के पीछे रहने का, ठीक है। ये मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट जो थॉट है उसके तहत इस बात को समझाया गया, राइट। अब आता है पोस्ट मॉडर्न, इसी के साथ है एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, है ना। दोनों ये कंसेप्ट हैं, ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये दोनों जो कंसेप्ट हैं ये सीन में आए थे, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्न में इन्होंने बताया है कि डीस्टेबलाइज द पैट्रियार्कल नॉर्म्स, जो पितृसत्तात्मक ये जो मूल्य हैं, कायदे कानून हैं समाज के अंदर, इनको हम लोगों को हटा देना चाहिए, ठीक है ना। और पूरी दुनिया के अंदर जो औरतें हैं, जो कहा जाता है कि औरतें जो हैं मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस, सब औरतें एक जैसी हैं सारी दुनिया के अंदर, और उनके मुद्दे भी एक जैसे ही हैं। हमको इस तरीके से इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पे इन बातों के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब देखिए अभी पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में अभी मैं और थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अभी हम लोग पहले देखते हैं फेमिनिस्ट थ्योरी जो है ये 3 वेव्स में इस दुनिया में आई हैं, 3 वेव्स, मतलब 3 एक तरीके से इसके चरण हुए हैं जिसकी वजह से ये दुनिया में आई है। ये तो हो गया थॉट प्रोसेस, थॉट चले इस तरीके से, पहले ये थॉट था, अच्छा ये थॉट भी इस तरीके से नहीं है, जब आप इसको समझेंगे तो ये थॉट इस तरीके से नहीं है कि एक थॉट आया फिर वो खत्म हो गया, उसके बाद लोगों के मन में दूसरे तरीके की भावनाएं आनी शुरू हो गई। नहीं, ये होता क्या है ना कि समय समय पर कुछ विचारधाराएं उत्पन्न होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरे की विचारधारा आ गई तो पहली समाप्त हो गई। कई बार ऐसा होता है कि सारी की सारी एक साथ भी चलती हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टी भी है, ठीक है, सोशलिस्ट समाजवादी भी हैं, है ना, सेक्युलर भी हैं, कुछ दक्षिणपंथी, अलग प्रकार की। एक समय पे कोई एक बहुत कोई ज़्यादा एक तरह से प्रोटैगनिस्ट हो जाती है समाज के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट वेव जब आई थी इसकी, है ना, मतलब जो शुरुआत हुई फेमिनिज्म की, तो उसमें क्या बातें हुई, सफ्रेज एंड पॉलिटिकल राइट। वो लोग चाहते थे कि भाई हमको पॉलिटिकल राइट्स वगैरह हम लोगों को मिलने चाहिए, इलेक्शन में भागीदारिता होनी चाहिए। फर्स्ट वेव जो थी वो इस तरीके से थी, करेक्ट। उसके बाद सेकंड वेव जो आई इसकी फेमिनिज्म की, उसमें बातें क्या कही गई, जैसे सोशल इनइक्वालिटी के बारे में बिटवीन जेंडर्स, है ना, जेंडर्स के बीच में जो सोशल जो इनइक्वालिटी है उसके बारे में यहाँ पे बातें की गई, ठीक है। और जो थर्ड वेव आई है, जो फर्स्ट वेव और जो सेकेंड वेव है, ये ज़्यादातर वेस्ट से रिलेटेड है, ज़्यादातर ये वेस्ट से रिलेटेड है। जो थर्ड वेव है उसके बारे में ग्लोबलाइजेशन और दुनिया के अन्य देशों के अंदर महिलाओं की स्थिति, उस पर चर्चाएं थोड़ी होनी शुरू हुई। लेकिन फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में ज़्यादातर बातें वाइट विमेन के बारे में की गई हैं, या ये आंदोलन ही वाइट विमेन की ने शुरुआत करी थी इसकी, समझे। अब देखिए थर्ड वेव के बारे में क्या बात है। ये थर्ड वेव में डाइवर्सिटी एंड चेंज की बातें हो गई है। डाइवर्सिटी एंड चेंज मतलब कि स्त्री चाहे कहीं पे भी है, किसी भी तरीके से डाइवर्स कैसे भी है, लेकिन एक है, और उसकी जो सामाजिक स्थिति है उसमें परिवर्तन अपरिहार्य है, परिवर्तन होना ही चाहिए, ठीक है ना। इसमें बातें की गई कि डिसमिस जनरलाइजेशंस अबाउट सेक्स एंड जेंडर। यहाँ पे ये बातें की गई कि जो हम लोग एक समाज में मान के चलते एक सामान्यकृत सोच हो जाती है कि जो स्त्री है वो ममता की देवी है
है ना। एक ये मानते हैं स्त्री बहुत अच्छा एक तरीके से ये है कि भाई स्त्री जो है वो बहुत अच्छा लालन पालन करती है बच्चों का, स्त्री दया की मूर्ति है वगैरह वगैरह। ये जनरलाइज्ड बातें हैं जो हमने सोच ली हैं। तो इनका कहना ये है कि भैया ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। देखिए वेस्ट की मैं बातें कर रही हूँ, हर चीज़ को एक बात समझिएगा, जब भी आप कोई पर्सपेक्टिव या कुछ भी पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन उसमें हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो सब समझना ही है, लेकिन हमें ये भी चीज़ें को समझना है कि ये जो चीज़ है ये कहाँ का कंसेप्ट है। करेक्ट। तो ये वेस्ट का कंसेप्ट है, और इसमें अब बातें जो की गई हैं वो ये कि जो जनरलाइजेशन है वो नहीं होना चाहिए सेक्स के और जेंडर के बीच में। ऐसा नहीं है कि खाना सिर्फ स्त्री अच्छी बनाती है, हो सकता है पुरुष भी, जैसे संजीव कपूर है, कितने बढ़िया शेफ़ है, और शायद मतलब भारत के पहले जिन्होंने नाम कमाया, ठीक है ना, तरला दलाल जी तो फिर मतलब उनका हुआ, लेकिन संजीव कपूर जी की नाम बहुत बड़ा है ना। और आजकल भी जो आप देखिए बहुत सारी इस तरीके की सी चीज़ें हैं जो हमें एक जनरलाइज नहीं करनी चाहिए कि ये एक जेंडर, ये जो काम है ये जेंडर से जुड़ा हुआ है। ये फेमिनिस्ट बोलती हैं इस बात को, राइट। उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी इसमें फेमिनिस्ट जो है, जो ये थर्ड वेव है, उसमें परिवर्तन हुआ है। जब देखा कि इधर इस समाज में या इस देश के अंदर और इधर से आना जाना और सारी चीज़ें, वहाँ पे किस तरीके की चीज़ें हैं, कहाँ पे क्या है, किसको कितने अधिकार, जैसे हमारे देश के अंदर बहुत सारी औरतें हैं जो इन सब चीज़ों से प्रभावित हैं, और जो फेमिनिज्म है या उनकी पॉलिसीज़ और मतलब एक तरीके से विमेन एम्पावरमेंट है ना, वो सब जो चीज़ें हुई हैं, जो आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, वो सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंची, और उसके द्वारा नीतियों को प्रभावित किया गया, और उनमें स्वयं भी स्त्रियों में इस बात की जागरूकता आई कि भाई हम हर एक काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई काम हम नहीं कर सकते। जैसे कि अभी बातें हो रही हैं कि जो कॉम्बैट जो फोर्स है, मतलब फ्रंट के ऊपर भी स्त्रियों के लिए, हमारे देश में भी वो चीज़ नहीं है। जैसे इजराइल है, इजराइल के अंदर विमेन आर ऑल्सो फाइटर्स, है ना, फाइटर इन द सेंस कि मतलब वो बॉर्डर पर लड़ती भी हैं। हमारे देश में वो नहीं है, तो उसके बारे में भी अभी जैसे बातें चल रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक है ना। फिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बाद जो स्थितियां थी उन जगहों पे, उन देशों के अंदर जो कि देश इम्पेरियलिस्टिक रूल के अंडर में रहे थे, अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड एशियन कंट्रीज़ ज़्यादातर हम इसको कह सकते हैं। और वहाँ पे जो अंग्रेज़ या उस समय के जो भी वहाँ के इम्पेरियलिस्टिक रूलर्स थे, वो जब इस देश को छोड़ के गए, उसके बाद जो उन देशों के अंदर जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, किस प्रकार से गुलाम तो मेल भी रहा, गुलाम फीमेल भी रही, लेकिन उसके बाद दोनों की स्थितियों में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ और किस तरीके से अपलिफ्टमेंट हुआ, उसको भी थर्ड वेव के में इस तरह से मतलब समझने की कोशिश की गई, और उसका शासन प्रशासन पे किस प्रकार का फ़र्क पड़ा, ठीक है। जैसे कि अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में मेल आज भी आगे है। हालांकि हम ये कहते हैं कि लड़कियां पढ़ाई में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उनको स्कूल जाने कितना दिया जा रहा है, इस चीज़ को भी समझने की हमको बहुत ज़रूरत है। खाने पीने में जैसे बहुत गाँवों के अंदर बहुत ऐसे घर हैं जहाँ पे आज भी दूध, अगर हम अपने देश की बात करें तो लड़कों को पिला दिया जाता है, अगर दूध कम है तो लड़की को दूध नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको जो प्रभावित करती हैं उस लड़की की मानसिकता, और उसके बाद वो किस तरीके से शासन को प्रभावित करती है, और पॉलिसीज़ फिर उस सोच को बदलने के लिए बनाई जाती हैं, राइट। फिर उसके बाद आता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में किस तरीके से चीज़ें हुई। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, देखिए स्ट्रक्चरलिज्म क्या होगा। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है जैसे कि आप समझिए सेब है ना, ऐसा होता है, और मतलब सेब का एक रूप है, कई सारे उसमें छोटे छोटे से बीज है, ये है वो है, और एक स्ट्रक्चर है उसका पूरा का पूरा, ठीक है ना। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब एक सोच, एक समाज के अंदर एक सोच है ना, कि ये ऐसी चीज़ है तो ये ऐसी होगी। बहुत सारे सोसाइटी क्या होती है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का एक रूप जो होती है वो सोसाइटी होती है, करेक्ट। बहुत दुनिया क्या है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, देश हैं जिनका एक रूप है, एक दुनिया है ना, समझ में आया। इसी तरीके से क्या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में फिर क्या बिल्कुल चीज़ें चेंज हो गई, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि समाज के अंदर वो बैठा दी जाती हैं बातें, एक सोच बैठा दी जाती है, और उस सोच के आधार के ऊपर भी फिर स्त्री और पुरुष के अंदर भेद किया जाता है। कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती हैं जैसे कि 9/11 हुआ,
अमेरिका में 9/11 हुआ, क्या उसके पहले टेररिज्म नहीं था? हमारे देश में था। हमने लोगों को बहुत समझाने की कोशिश भी करी, वेस्ट को समझाया, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं कि इस तरीके के भी टेररिज्म हो सकता है। जब वहाँ पे हुआ तब उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार करा, राइट। और उसके बाद दुनिया किस तरीके से बदली, एक सोच, सिर्फ एक सोच, और उसने पूरी दुनिया को बदल दिया, ठीक है। लेकिन जो उसके बाद निर्णय लिए गए, हो सकता है निर्णय कुछ और भी लिए जा सकते थे, है ना। मतलब एक कोई सोच होती है जो कि एक समाज के पैटर्न के अनुसार जो चीज़ें समाज में बैठ गई हैं, उन चीज़ों के हिसाब से ही वो सोच डेवलप होती है। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में इस बात पे बल दिया गया है कि जो चीज़ें समाज में एम्बेडेड हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बेहतर हो सकता है इसके इतर अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि इन्फोसिस के जो चेयरमैन रहे हैं, CEO नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ सुधा मूर्ति जी, उनको एडमिशन लेना था इंजीनियरिंग में, है ना। और उस समय पे उनके ब्रांच में गर्ल्स का एडमिशन नहीं होता था, उनका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने पत्र लिखा, शायद JRD को लिखा था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है टाटा जी। और फिर उन्होंने लिखा, और क्योंकि उनके कॉलेज के अंदर कभी उसमें लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी, तो फैसिलिटी भी नहीं थी, टॉयलेट और ये सब चीज़ें, है ना। लेकिन फिर उन्होंने एडमिशन लिया, और एक तरह से एक सोच थी, उस सोच को उन्होंने तोड़ा। दिस इज़ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। और उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की। जैसे कल्पना चावला, है ना, उस समय तक शायद जिस एरिया से वो बिलोंग करती होंगी, या भारत में भी बहुत सारी ऐसे होंगे कि ऐसा सोचा ही नहीं होगा किसी ने कि ऐसा भी हो सकता है, लड़कियां भी वहाँ पे ऐसे जा सकती हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए शायद वो टफ होगा। लेकिन वो सोच को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, उस चीज़ के इतर जाके सोचना, दिस इज़ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो थर्ड वेव में इसी बात पे बल दिया गया कि यस वी कैन डू, है ना। जो समाज में बता दिया गया है, भावनाएं बना दी गई हैं, उसके इतर भी एक चीज़ें हो सकती हैं, राइट। उसके बाद है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म की बात हम इस तरीके से करें कि मॉडर्न हम किन चीज़ों को बोलते हैं? ज़्यादातर मॉडर्न का मतलब है यूरोपियन बातें या वेस्ट की बातें। अगर वेस्ट में ये चीज़ हो रही है तो वो मॉडर्न है, और अगर हमारे यहाँ पे कोई चीज़ हो रही है तो वो क्या है, वो बैकवर्ड हो गया। अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी में बात करता है तो वो मॉडर्न हो गया, वो इंटेलिजेंट हो जाता है, राइट। और अगर कोई हिंदी में बोल रहा है तो वो तो मतलब समझिए आपकी बस उसे तो कुछ आता ही नहीं है, भले से इंटेलिजेंट वो हो और उसे कुछ पता भी ना हो, लेकिन उसे भाषा एक आती है। ये क्या हो गया, ये दोनों दीज बोथ कंसेप्ट्स आर इंटर रिलेटेड, राइट। तो मॉडर्निज्म में क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या हुआ? मॉडर्निज्म में इन्होंने बताया कि भाई बिल्डिंग्स में चेंज हो गया, दुनिया के अंदर सारी चीज़ें हम यूरोप से, वेस्ट से प्रभावित होकर हम हर एक चीज़ को करने लगे। खाने का हमारा चेंज, हर चीज़, सब कुछ हमने उनके हिसाब से चीज़ों को करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ है, अब ये जो चल रहा है ये पोस्ट मॉडर्निटी है। हम वापस आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर या अपने आसपास में देखे होंगे कि पीपल आर बिल्डिंग कच्चा होम्स, है ना, कच्चे घर बना रहे हैं, ठीक है। वापस लोग खाट पे सोना पसंद करने लगे हैं, है ना। ये क्या है, ये पोस्ट मॉडर्निटी ही एक तरीके से आएगी। मतलब जो हमें समझाया या बताया गया है, ज़रूरी नहीं है वो सही है, वो हमने एक समय में मान लिया कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो चीज़ें ठहरती नहीं है, वो चीज़ें बदल जाती हैं। दिस इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म, राइट। और रेस के बारे में अगर बात करें तो विमेन के बारे में ये कहा गया कि विमेन चाहे किसी भी दुनिया की है, ठीक है ना। हाँ, रेस से वो होता है, अफ्रीका की वुमेन, उनकी अलग कल्चर और सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अगर उन्हें प्रॉब्लम है और भारत की स्त्री को भी प्रॉब्लम है, या फिर अगर किसी और देश की स्त्री को प्रॉब्लम है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मतलब स्त्रियों को एक तरह से हम इसको एक कंसेप्ट कह सकते हैं कि हाँ, प्रॉब्लम्स दुनिया के अंदर हैं, है ना, स्त्रियों के लिए।